नमस्कार, दमदार 10 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नवेद। दमदार 10 में सबसे पहले नेशन इन्वेस्टिगेशन। क्या देश हिंदुओं को टारगेट कर धर्मांतरण की बड़ी देश में साजिश हो रही है? कुछ इस्लामी संस्थाएं या फिर ईसाई मिशनरियां, आरोप सब पर लगे। आरोप ये कि धर्मांतरण के लिए रुपए पैसों से लेकर खूबसूरत लड़कियों से शादी तक का लालच दिया जा रहा है। अंधविश्वास का सहारा लेकर गरीब और अनपढ़ लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इन आरोपों की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करती नेशन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखिए। दुष्ट आत्मा से सताया हुआ आज ये आजाद हो जाए। मेरा नाम अरविंद कुमार है और अरविंद कुमार से मेरे को अकबर काशिफ बना दिया गया। इन्होंने मेरे को 10 लाख रुपए का लालच दिया है और जो है मेरी शादी कराने का भी लालच दिया है। सुना आपने, धर्मांतरण गैंग ने 10 लाख रुपए का लालच देकर अरविंद को कैसे अकबर बना दिया। अब जरा इस महिला को भी सुन लीजिए, जिनके बीमार बच्चे को ठीक करने के लिए धर्म परिवर्तन का कैसा झांसा दिया गया। मेरी बच्ची को यानी मतलब बहुत इलाज करवाई, ठीक नहीं हुई, तो इन लोगों ने बोले कि आप ईसाई धर्म में जाओगे तो तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। अब कैमरे पर धर्म परिवर्तन की बात को खुलेआम कबूल करने वाले इस महिला को भी गौर से सुनिए। तो हमको बेटा 10 साल के था तो उसको एकदम लार पार हो गया था, कोई अथी नहीं, तो हम पहने यीशु मसीह में तो हमको बेटा ठीक है। देखा आपने, चेहरे अलग अलग जरूर हैं, लेकिन कहानी कमोबेश एक जैसी है। धर्मांतरण के लिए कहीं शादी और पैसों का लालच दिया गया तो कहीं चमत्कार का झांसा दिया गया और कहीं चंगाई सभा में बीमारी ठीक होने का दावा। धर्मांतरण के इस खेल का क्या है मॉडस ऑपरेंडी? लालच, निकाह और चमत्कार का ये कॉकटेल क्या है? इसकी पड़ताल करने के लिए नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने 5 राज्यों में ग्राउंड जीरो से इसकी पड़ताल की। ग्राउंड जीरो पर हमारी तफ्तीश में क्या सामने आया वो दिखाने के लिए सबसे पहले आपको बिहार के गया के बेल वाटांड गांव ले चलते हैं, जहां महादलितों की करीब करीब पूरी बस्ती ने अंधविश्वास के चलते धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म को अपना लिया। बताया गया कि दलित बस्ती की महिला केवला देवी के बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो एक ईसाई ने प्रार्थना कर ठीक करने का दावा किया और फिर पूरी दलित बस्ती धर्म बदलकर ईसाई बन गई। पास्टर फोन का अथी कर तुम प्रार्थना कर तो फिर उठ के फिर बैठ गलो, मैया पानी लावा हमरा बोले, तो फिर पानी दे लिए, तो प्रार्थना करके फिर चल गए से हम मन ने सोचे लगा लियो कि देखो तो देख तो से 12 बजे रात के या हो गए। अब हमार बेटा, बड़ा बेटा के 3 बेटा है, हमार बेटा मारिए जात हाल तो का करती है, तो फिर मन ने सोचा लियो कि जो है से कने एक ने हेल जम तो हम सही रहा तो ठीक न सही। केवला देवी का दावा है कि पेस्टर ने उनके घर पर प्रार्थना की, पानी और तेल दिया, उसके बाद उनका बेटा स्वस्थ हो गया। प्रार्थना सभा या चंगाई सभा में चमत्कार का ऐसा ही दावा इसी गांव की सुगनी देवी ने भी किया। दावा ये भी किया गया कि किसी के बेटे पर भूत तो किसी के पति पर प्रेत का साया था, लेकिन ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्हें भूत प्रेत बाधा से मुक्त मिल गई। कि अपन मान से इंसान हम बन। क्या वजह था? भूत के चलते? हाँ, भूत के चलते हैं। क्या होता था? भूत क्या करता था? भूत क्या करता था? भारते हैं, झूलते हैं या 2-3 घंटा बेहोश रहते हैं। भूत मंगा से सैसन चेहरा हो गया हमको, तो हम इसी मशीन नहल गया तो हमको जीवन लौटा है। धर्म परिवर्तन कर चुके इस गांव के महादलित मनोज मांझी ने भी चंगाई सभा की चमत्कारी कहानी सुनाई, लेकिन ईसाई बनने के पीछे की असल वजह भी उसकी जुबान पर आ गई। कि हिंदू के देवता देवी का हम लोग ना पूछते हैं, और हम लोग के सर है ना कि कहीं देवी माड़ा भी जाते हैं ना तो हम लोग के ना ही हेले देता है, तो उससे अच्छा हमने के कापाती हो, उससे हम हेले देवे नहीं करता है, तो हमने को उस चीज़ से फायदा है ना, तो चलो भाई हमने इस चीज़ में हिल जाते हैं। अंधविश्वास के चक्कर में गया के इस गांव में हुए धर्म परिवर्तन के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। वहीं ईसाई मिशनरियों के अगुआ अंडरग्राउंड हो गए। गया के महादलित टोले में घटी घटना ने सभी के होश फाख्ता कर दिए हैं। धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया जा रहा है, ये एक बात हो सकती है, मगर जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि व्यवस्था की कमी के कारण लोगों ने अपना धर्म बदल दिया। ये सरकार और व्यवस्था के सामने चुनौती है। बिहार में इस पर सियासत तो खूब हो रही है,
मगर सवाल ये कि क्या जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें धर्म बदलकर और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का दिया जा रहा है प्रलोभन, अगर ऐसा है तो ये फिर बिहार के समाज के लिए खतरा है। धर्मांतरण फैक्ट्री की मोडस ऑपरेंडी की पड़ताल में हमारे सामने यूपी के मुजफ्फरनगर का हैरान कर देने वाला धर्मांतरण का मामला सामने आया। छपार थाना क्षेत्र के रहने वाले अरविंद का आरोप है कि उसे 10 लाख रुपए और खूबसूरत लड़की से निकाह का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम अकबर कासिफ रख दिया गया। मेरे दुकान पे ही मेरी यारी दोस्ती खोजा नगड़ा के 2 लड़कों से हुई, जिसका नाम खालिक उर्फ भूरा नदीम, और उनके पास में कुछ लेडीज भी जुड़ी हैं। एक लड़की है जिसका नाम बबली है, वो भी हिंदू ही लड़की थी, उसको मुसलमान बना कर उसकी शादी करी, उससे उन्होंने शादी की है। इन्होंने मेरे को 10 लाख रुपए का लालच दिया है और जो है मेरी शादी कराने का भी लालच दिया। अरविंद ने 3 दिन पहले हिंदू संगठनों के साथ थाने पहुंचकर हिंदू धर्म में वापसी कराने और आरोपियों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोपी खालिक और नदीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धर्मांतरण के जाल में फंसाने के इस खेल से यह खुलासा हो गया कि धर्म के धंधेबाजों की ओर से धर्मांतरण के लिए लाखों का लालच दिया जाता है। पुरुषों को खूबसूरत लड़कियों का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जाता है और गरीब लोगों को प्रलोभन और धार्मिक भावनाएं भड़काकर इस्लाम कबूल करवाया जाता है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन तो धर्मांतरण की ऐसी साजिशों को एक तरह का आतंकवाद बता रहे हैं। आतंकवाद ने नया स्वरूप बदला है और उसका नाम है धर्मांतरण, और इससे बचना होगा। जहां भी ये लोग लालच दे रहे हैं, 1000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख रुपया, ज्वेलरी, ये शादी ब्याह, मोटरसाइकिल, हमको सब खबर है और पूरे देश में इन लोग हैं। हर जगह ये लोग लालच दे दे के धर्म बदल रहे हैं, हिंदुओं को बदला जा रहा है। आतंकवाद का नया स्वरूप, नया चेहरा है और हम सबको, हर गरीब गुरबा, हर बिरादरी, माता पिता को बचना है। उत्तर प्रदेश में इस्लाम में धर्मांतरण की साजिश का ये खुलासा तब हुआ है जब हाल ही में सूबे में करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आने पर यूपी एटीएस इस गैंग के सरगना मोहम्मद उमर गौतम की धर्मांतरण फैक्ट्री के नेटवर्क को खंगाल रही है। यूपी एटीएस ने बीते दिनों महाराष्ट्र से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। धर्मांतरण की ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश मध्य प्रदेश के सिवनी में हुआ, जहां एक महिला को झांसा दिया गया कि ईसाई धर्म अपनाने से उसकी बीमार बच्ची ठीक हो जाएगी। बोले कि तुम लोग इस धर्म को परिवर्तन को, इसी प्रभु को मानोगे, सभी भगवान को बिल्कुल नहीं मनाना है, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से उनने बोले कि तुम उस धर्म में जाओगे, तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। ये प्रलोभन दिए मेरे को और फिर मेरे घर में आए और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बोले। तो मुझे आपत्ति थी, अपने धर्म को मैं मतलब वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने थाना प्रभारी में आकर के रिपोर्ट की। धर्म परिवर्तन की साजिश की शिकायत दर्ज होते ही पुलिस एक्शन में आई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पांडिया छपारे की महिला प्रार्थिया द्वारा धर्मांतरण के विरोध में एक शिकायत की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत आपको अग्रिम कार्रवाई के संबंध में बताया जाएगा। नेशन इन्वेस्टिगेशन का अगला पड़ाव था मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जहां के राजनांदगांव शहर के महेश नगर इलाके में धर्मांतरण को लेकर करीब 3 घंटे तक हंगामा होता रहा। यहां भी आरोप ईसाई मिशनरियों पर लगा। आरोप ये कि दूर दराज के ग्रामीणों को बहकाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था, लेकिन वीएचपी का कार्यकर्ताओं को भनक लगी तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। ऐसे बाहर के लोगों को बुला के यहाँ पर धर्मांतरण का काम खुलेआम कर रही है और उसमें एक गूंगा है, उसको बोलते तेरी जबान वापस आ जाएगी। एक जन दारू पीता, उसको बोलते तू दारू छोड़ देगा, प्रार्थना करो। राजनांदगांव की पुलिस धर्मांतरण के आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन तभी हमारी तफ्तीश में सुकमा जिले के एसपी की तरफ से 12 जुलाई को अपने मातहतों को लिखी वो चिट्ठी भी मिली, जिसमें उन्होंने आगाह किया था कि ईसाई मिशनरियां लालच देकर आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए बहका रही हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है
और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। जिस प्रकार से सुकमा एसपी के द्वारा जो पत्र लिखा गया और ये प्रमाणित है, इस बात की पुष्टि हो रही है, बकायदा गांव को नाम दिया गया है, कहां कहां धर्मांतरण हुआ है, एक प्रकार से सरकार की मौन स्वीकृति। धर्मांतरण को लेकर जारी सियासत के बीच हमारी तफ्तीश में प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वे भी सामने आए, जिसके मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है। वहीं क्रिश्चियन समुदाय को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक भारत में ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले 3/4 यानी 74% हिंदू अकेले दक्षिण भारतीय राज्यों से हैं। सर्वे के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने वालों में करीब आधे शेड्यूल्ड कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 14% एसटी, 26% ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में क्रिश्चियन आबादी में थोड़ा सा इजाफा भी हुआ है। हिंदुवादी नेताओं का आरोप है कि धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियां लालच तो देती ही हैं, चमत्कार के प्रपंच का भी सहारा लेती हैं। चंगाई सभाओं में ऐसे बीमार लोगों को चुटकी बजाते ठीक करने का करिश्मा दिखाया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। दमदार 10 में अब आज का स्पेशल और बात यूपी विधानसभा चुनाव की, जिसमें किसी पार्टी के लिए जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है तो कोई क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में लगा है। साल 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग ने बीएसपी को बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर ला बैठाया था, अब उसी ब्राह्मण वोट को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। सवाल यही है कि यूपी में ब्राह्मण वोट किसी भी दल को जिताने और हराने का कितना दमखम रखता है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में पधार चुकी है, ताली बजाकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। ब्राह्मण समाज से भी ये उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल। सोशल इंजीनियरिंग दाव पुराना है, मगर यूपी की मौजूदा सियासत में अब की बार इसी दाव के सहारे राजनीतिक दलों ने चुनावी वैतरणी पार करने का प्लान तैयार कर लिया है। बीएसपी ने 14 साल बाद अपने तर्कश से ब्राह्मण कार्ड का ब्रह्मास्त्र क्या निकाला, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुट गई है। यूपी की राजनीति में नए नए प्रयोग होते रहे हैं। जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण तो इसका एक पहलू रहा ही है। पहलू इस बात का भी रहा है कि कैसे जीत का एक समीकरण बने। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग बहुजन समाज पार्टी ने किया और वो प्रयोग न सिर्फ सफल रहा बल्कि बीएसपी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाती है। बीएसपी जहां 23 जुलाई से अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो अखिलेश ने यूपी के हर जिले में परशुराम की प्रतिमा लगाने का वादा किया है। वहीं बीजेपी भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रहा है। यूपी में आबादी के लिहाज से करीब 14% ब्राह्मण है। कवायद इसी वोट बैंक को साधने की है। सवाल यही है कि यूपी की सियासत में अब तक इस ब्राह्मण वोट बैंक का पैटर्न क्या रहा है। इस बार चुनाव में ब्राह्मण किसका साथ देंगे? यूपी में किन सीटों पर ब्राह्मण गेम चेंजर साबित होंगे? उत्तर प्रदेश में अब ये विवाद का विषय है, कितना है, कभी गिनती तो हुई नहीं अलग से ब्राह्मणों की, लेकिन 10 से लेकर और 14 तक के आंकड़े लोग देते हैं। कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 13 कहता है, कोई 14 कहता है। भूमिहार और त्यागी ब्राह्मणों को मिलाकर ये संख्या उत्तर प्रदेश में बनती है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है राजनीतिक हलकों में कि ब्राह्मण जिसके साथ जाता है वो अपने साथ और भी जातियों को, समूहों को और ले जाता है और ओपिनियन मेकर के तौर पर ये रोल प्ले करता है सोसाइटी में। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। इसे इस बात से समझिए कि आजादी के बाद से यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वैसे तो ब्राह्मणों को कांग्रेस और बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन साल 2007 में सबसे पहले बीएसपी चीफ मायावती ने ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग करके इस वोट बैंक की अहमियत को और बढ़ा दिया था। तब ब्राह्मणों ने दिल खोलकर
मायावती को वोट दिया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। उस वक्त बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 41 विधायक बने थे, जिसके बाद मायावती ने 7 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया था। मायावती को भरोसा है कि 14 साल बाद एक बार फिर यह फॉर्मूला 2022 में कारगर साबित होगा। जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए। दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए। बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग की काट ढूंढने के लिए दूसरे दल के पास क्या प्लान है, ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि यूपी में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण वोट क्यों जरूरी है। यूपी की 23 लोकसभा और 73 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण वोट निर्णायक है। कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं। ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज ये ऐसे जिले हैं जहां ब्राह्मण वोट 15% से ज्यादा है। जाहिर है इन जिलों में उम्मीदवारों की हार जीत में ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका अहम होती है। दरअसल ब्राह्मण वोटर्स ने जब जिस पार्टी का खुलकर साथ दिया है वो दल प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आया है। एक सर्वे के मुताबिक साल 2017 के विधानसभा चुनावों में 80% ब्राह्मण वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी के 312 विधायक चुनकर आए। इनमें 58 ब्राह्मण विधायक थे, जिनमें से 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ भी ब्राह्मण पिछली 2 बार से बीजेपी का साथ देते नजर आए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72%, जबकि 2019 में ब्राह्मण समाज के 82% वोट मिले थे। दरअसल बात सिर्फ संख्या बल की नहीं है। ब्राह्मण समाज वोट बैंक के साथ समाज में वोटिंग पैटर्न को बदलने की क्षमता भी रखता है। यही कारण है कि बीजेपी ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक बड़े अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर सांसद और विधायक तक अपने अपने इलाके के मठ मंदिरों में जाकर साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। देखिए, जो भारत देश है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है। भारत की एक संस्कृति रही है कि जब भी कोई काम की शुरुआत हम करते हैं तो वो ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर के करते हैं। चूँकि 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन है और भारत में सनातन धर्म में और पूरे सनातन समय से ऋषि मुनियों को, जो आचार्य हैं, जो कहीं के महंत हैं, ऐसे लोगों को भारतीय परंपरा में गुरु माना जाता है और ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान भी किया जाता है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण समुदाय की क्या अहमियत है, उसे इस बात से भी समझिए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को बीजेपी में लाया गया है। इसके अलावा मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में अजय मिश्रा को यूपी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है और ये सब इसलिए किया गया है ताकि बीजेपी से ब्राह्मणों की कथित नाराजगी को खत्म किया जा सके। इसके अलावा पार्टी की कोशिश यही है कि वो डॉक्टर दिनेश शर्मा और रीता बहुगुणा जोशी जैसे बड़े ब्राह्मण नेताओं की बदौलत ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़े रखें। अब ब्राह्मण सम्मेलन करने की याद आई। अब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई राजनीतिक जनाधार नहीं बचा है बसपा के पास और अब ऐसे समय में ब्राह्मणों को इतनी बार अपमानित करने के बाद आज केवल जातीय लिहाज से ब्राह्मणों को जोड़ने का काम करेगी। लेकिन 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है, अब जाति और जमात के समीकरण उत्तर प्रदेश से दूर हो गए। यूपी में पहले कांग्रेस के लिए मुख्य वोट बैंक ब्राह्मण समुदाय माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तो बीच के इन सालों में ब्राह्मण वोटर भी बटा रहा, लेकिन साल 2007 में ब्राह्मण मायावती के करीब आए। फिर साल 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ से 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार भी लड़ाई बीएसपी, एसपी और बीजेपी के बीच है। 2022 के लिए अगर समाजवादी पार्टी अगले साल होने वाले चुनाव के लिए एसपी की नजर यादव प्लस कुर्मी प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण समीकरण पर है, इसी तरह कांग्रेस ब्राह्मण प्लस दलित प्लस मुस्लिम और ओबीसी का वो तबका जो बीजेपी और एसपी के साथ नहीं है, उस पर डोरे डाल रहा है। ऐसे में जिस दल की सोशल इंजीनियरिंग जितनी मजबूत होगी, सफलता के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब आपको अफवाह से बचाने वाली खबर। दिल्ली में काफी इंतजार के बाद इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार मंद पड़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया सोशल मीडिया में वायरल एक 45 सेकंड की वीडियो ने, जिसमें एक बस पानी से लबालब भर गई। दावा किया जा रहा है कि ये डीटीसी की थी। क्या है इस वीडियो की हकीकत, चलिए जानते। दिल्ली की बारिश में बेबस बस का सच। बारिश का पानी बसों में भरना कोई बड़ी बात नहीं, मगर किसी दौड़ती बस को लबालब भरे पानी में दौड़ाया जाए और ड्राइवर को मुसाफिरों की चिंता न हो, ये यकीनन हैरान करता है। इस वीडियो में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, मगर इसके वायरल होने की वजह है इसके साथ किया जा रहा दावा। पहला दावा यह है कि ऐसा देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। दूसरा दावा यह है कि चंद घंटे की बारिश में सड़क दरिया बन गई और डीटीसी बस पानी पानी हो गई। तीसरे दावे के मुताबिक मानसून की शुरुआती बारिश में ही दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। वीडियो के 15वें सेकंड से दिखाया जाता है कि सड़क पर लबालब पानी और उसमें दौड़ रही है एक बस। इसके बाद जब पानी बस में ज्यादा भरा तो अंदर बैठे लोग खुद को भीगने से बचाने लगे। वो सीट पर बैठने की बजाय उसी पर खड़े हो गए। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है, दिल्ली की बारिश में बस, ऑटो और कार सब जल की रानी होती है। देश की राजधानी में मौसम मेहरबान हुआ तो गर्मी से भी लोगों को निजात मिल गई, मगर यह मानसून आफत लेकर आया है। जगह जगह पर जल भराव और जाम की स्थिति इससे पैदा हो गई। लेकिन डीटीसी बस में पानी भर गया और उसके बावजूद लोगों के बैठने के जगह ना होने पर भी उसे दौड़ाया जाए, ये काफी चौंकाने और हैरान करने वाला है। इसलिए हमने इसकी पड़ताल शुरू कर दी। इस दावे को लेकर हमारे सामने कुछ अहम सवाल थे। क्या मानसून की इस बारिश में दिल्ली की डीटीसी बस पानी पानी हो गई? क्या ड्राइवर ने जानबूझकर बस में पानी भरने के बाद भी उसे दौड़ाया? और अगर ये बातें पूरी तरह सही हैं, तो ये बस किस रूट पर चलती है? वायरल वीडियो में लोग मास्क और रुमाल पहने दिख रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि ये वीडियो कोरोना काल का ही है। मगर एक जगह इमारत के बाहर नस्सिका भटार कजी लिखा नजर आ रहा है। हमने जब इस लोकेशन के बारे में तलाशा तो पता चला कि ये जयपुर के नारायण सिंह सर्किल में एक मंदिर है। इसके अलावा 59वें सेकंड पर साफ साफ पढ़ा जा सकता है जयपुर बस। अब इंटरनेट पर जयपुर की बारिश में बस दौड़ाने की वीडियो खंगाले तो एक जगह यूट्यूब पर यही मिल गया। इसे 11 अगस्त 2020 को अपलोड किया गया था और हेडलाइन में बताया गया, जयपुर की बारिश में लो फ्लोर बस। इस वीडियो के लंबे वर्जन में वही बस है, उसी तरह पानी भरा है, हालांकि सवारियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इस तरह हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि दिल्ली की बारिश में पानी भरने के बाद भी बस दौड़ाने का जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। वीडियो पिछले साल का है और जयपुर का है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आज की अच्छी खबर। कोरोना के चलते जीवन में कई सारी चीजें बदल गई और सबसे बड़ा बदलाव एजुकेशन में आया। हम आपको ले चलते हैं अहमदाबाद की एक ऐसी पाठशाला जहां स्मार्टफोन की चमक कुछ फीकी सी लगती है। भले ही इनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन इनकी आंखों में अपनी कामयाबी की इबारत लिखने का दम है। तस्वीरें अहमदाबाद की है, जहां नगर निगम ने गार्डन पाठशाला शुरू की है, प्रश्नों ना जवाब, जिसमें ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके पास घर पर ना तो स्मार्टफोन है और ना ही वो रिचार्ज करा सकते हैं। लेकिन इस गार्डन क्लास में आने वाले बच्चे इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं। पर्वत तारा पोड़ा खंबा। पहले गवर्नमेंट में पढ़ता था, 5वीं में कुछ नहीं आता था। इधर आया तो ये टीचर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और टीचर, हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, मेरे पास इतने खर्चा नहीं, मैं फ़ोन ले सकता हूँ। तो इसके लिए ना ये गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि गार्डन में मतलब कोई भी पढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेशन ने ये 1 घंटा में गार्डन में पढ़ाने के लिए चालू किया, ये बहुत अच्छा है। इधर है ना सब समझ में भी आता है। पढ़ाने आने वाले शिक्षकों का मानना है कि पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और खास तौर पर लड़कियों के लिए। पहले लोग भेजने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन अभी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, स्पेशली गर्ल्स के लिए, यानी पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे थे कि गर्ल्स को यहाँ गार्डन में भेजें, और उसके लिए तो हम लोग टीचर्स ने कॉल भी किए, घर पे जा के उनको कन्विंस किया कि भाई यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी, टीचर्स तो यहाँ पे रहेंगे, पूरी सेफ्टी एंड एवरीथिंग विल बी देयर। देन ग्रेजुअली थोड़े बच्चे आने चालू हुए, फिर धीमे धीमे जब पेरेंट्स ने खुद आके देखा यहाँ पे कि हाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, फिर वो कन्विंस हो गया, नाउ दे आर सेंडिंग इट हियर। अहमदाबाद नगर निगम के इस आइडिया को काफी सहारा जा रहा है, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये गार्डन क्लास किसी सौगात से कम नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, तुरंत लौट रहे हैं।